बस ये बढ़िया से रिवाइज करो बच्चों, सारा जितना अब तक कराया है, और बीच बीच में थोड़ा सा डाटा। एक्चुअली में बीसीके का सबसे बड़ा चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा चैप्टर ही वही है, और उसमें चीज़ें याद करने वाली हैं। तो टेक्निकल बात नहीं है अंडरस्टैंडिंग की। तो आपको समय लगाकर उसे याद करना है। याद क्या करना है? कंपनी का लोगो, कंपनी का सीईओ, कंपनी का चेयरमैन, हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और किसी किसी कंपनी की पंच लाइन भी वहाँ लिखी है। तो वो, तो बीसीके का ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी सब जल्दी कर लोगे आप, बस यही टाइम लगेगा इसी चैप्टर में। प्रियांशु बात समझ में आ रही है? प्रियांशु जैन। यस सर। तो कनन पूछ लूँ कुछ थोड़ा बहुत, याद है तो? ये आधार बनाने वाली संस्था का नाम बताओ। कनन बताएगी। यूनिक। यूनिक आपका नेटवर्क सही, महक बोलोगे? यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ चेयरपर्सन सत्यनारायण। और सीईओ सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग। और यहाँ मैंने याद कराया था, ये आधार कब से शुरू हुआ था पहली बार? 2000। 2009। आधार एक्ट कब बना हिंदुस्तान में? 2000। 16। मेरा क्वेश्चन यश से है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीआर? ये क्या, एक बार रिपीट कर दो। एनपीआर की फुल फॉर्म मांग रहा हूँ। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अरे घर में टीवी है या नहीं है तुम्हारे? टीवी में चलता है एजेंडा नेशनल। मैं टीवी देखता ही नहीं। है? टीवी नहीं देखता? क्या बात कर रहा है? माता हाँ से फोन, भैया। माता से फोन करके बात कर लूँ आज ही? हाँ भैया, एक बात बता, बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता? कर लो। अरे मेरा कहने का मतलब है, अपनी ना हॉबी ये बनाओ कि जो भी आसपास आपकी कंट्री में घटनाएं घट रही हैं, जो जीके पर बेस्ड है, जो आपकी नॉलेज पर बेस्ड है, आपने सीए का कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, कल को बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप रहने वाले हैं, तो आपको अपने मोहल्ले का, अपनी सोसाइटी का, अपनी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन तो पता होने चाहिए ना। टीवी देखने का मतलब मैं सीरियल देखने की बात नहीं कर रहा। टीवी देखने का मतलब है उसमें हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर जितनी बड़ी हैपनिंग्स होती हैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स कर लो कि 10-15 मिनट बैठो, कोई बढ़िया न्यूज़ चैनल हो, और वो सारी बातें कंक्लूड करते हैं। और 10 मिनट की हॉबी बना लो। पता होना चाहिए ना मोहल्ले में क्या घटना घटी है। सीएए कितना बड़ा पीछे झगड़ा रहा, ये तो पेंडेमिक आ गया जिसके चलते मामला पता ही नहीं चला कहाँ गया। अरे सीएए एन, अरे मालूम है किसी को? एनआरसी को बोलता ही नहीं है। अरे कित, अरे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर नहीं, तुम्हारे नहीं, पिछले साल, तुमसे पिछले साल बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए थे इस चक्कर में। दिल्ली में तो झगड़ा हो गया था इस चक्कर में, दंगे हो गए थे। अरे नहीं समझ में आ रहा तुम्हें चैतन्य? एनआरसी और सीएए। अनुषा। भैया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब तो गूगल माता में चेक करके बता रहा है। नहीं भैया, पता है। हाँ। तो जम्मू कश्मीर का केस। नहीं नहीं, अरे जम्मू कश्मीर बीच में, अब तुम कहाँ खिचड़ी बना रहे हो भैया? ये गड़बड़ झाला क्यों करते हो तुम? सीए जम्मू कश्मीर थोड़ी ना है, वो तो आर्टिकल 370 है। ये खिचड़ी मत बनाया करो सारी। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सीए का कोर्स सेलेक्ट करा है, डिग्री आपके हाथ में आ जाएंगी, लेकिन सोसाइटी की नॉलेज नहीं होगी तो कल को बड़ी बड़ी कंपनियों में जा नहीं पाओगे, एंट्री नहीं मिलेगी। सोसाइटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कल को टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठकर जब आप डील करोगे और कंपनी को प्रॉफिट दिलाओगे, तो पॉलिसी तो पता होनी चाहिए ना, देश की पॉलिसी क्या है, स्टेट की पॉलिसी क्या है, दूसरी कंट्री की पॉलिसी क्या है, कैसे गाइड करोगे उन्हें आप? अरे चेतन ने बात समझ में आ रही है? आपको अपने हैबिट्स, अपना पैशन बनाना पड़ेगा, सोसाइटी की नॉलेज। लोग आपसे जब आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीटों पे बैठे होंगे, तो लोग आपसे राय लेने आएंगे, आपसे पूछेंगे एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, सीए क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। चेतन ने बात समझ में आ रही है?
यस सर। तो आप अभी से अपने आप को ऐसा बना लो, आपका रोज का एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप फील करो आप सीए हो, आप फील करो आप 100 करोड़ की कंपनी में टॉप लेवल, अरे मैं अमाउंट कम बोल रहा हूँ, आप ज्यादा अपने आप कर लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हो। अचानक उसी दिन थोड़ी ना जाके ऐसा आएगा। और फिर उस सोच के साथ कि जब उस पोस्ट पर बैठे हैं तो हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमें रिजल्ट भी टॉप मोस्ट लाना है। रिजल्ट खराब होगा तो हमारा हम अब सबसे पहले तो अपनी अपनी नजरों में ही नीचे गिरते हैं। अरे महक कंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो थोड़ा सा उससे क्या होता है, काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है कि हम सीए क्यों पढ़ रहे हैं, हमें कुछ ऐसा बढ़िया करना है, हमें सोसाइटी की जानकारी। और सोसाइटी की जानकारी से बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं हो रही है, सोसाइटी को लीड करने की बात हो रही है। हम सोसाइटी को चलाने वाले बनना चाह रहे हैं, सोसाइटी को चलाएंगे हम, पॉलिसी मेकर का काम है, हम लोगों को गाइड करेंगे, देखो ऐसा करो और ये सही है और ये गलत है। जितेश, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो क्वेश्चनों पर वापस आएंगे भैया। एनपीआर होता है नेशनल, थोड़ी बात चल रही थी तो पूरी कर देता हूँ। जब पिछली बार हमारे देश का पॉपुलेशन सेंसस हुआ, अरे कब हुआ पॉपुलेशन सेंसस? 2000, अरे जल्दी जल्दी, 11। 2011 में। तो 2010 में पॉपुलेशन सेंसस एनपीआर बना दिया गया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब एनपीआर में आते हैं, चाहे उसको सिटीजनशिप मिली है या नहीं मिली है। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी आके रह रहा है तो वो रजिस्टर का नाम क्या है? एनपीआर। लेकिन ये जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट 2011 में नहीं थी, 2014 के बाद आई है, तो इन्होंने एक नया सिस्टम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका एक्ट पास करा दिया 2019 में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ दी, एनआरसी, नेशनल, अरे कौन बोलेगा? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अरे वो तो खत्म हो गया, एनपीआर की बात नहीं कर रहा, एनआरसी की बात कर रहा हूँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अरे एनपीआर अलग शब्द है, वो 2011-10 की घटना है, वो खत्म, उसमें कोई सिटीजनशिप का मतलब नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको रजिस्टर में लिख लिया। अनुषा को बात समझ में आ रही है? यस सर। 2019 में एक्ट पास हुआ, एनआरसी और सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें से एक कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वालों को हम डाटा तैयार करेंगे, हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान के सिटीजन्स का डाटा तैयार करेंगे। और उसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर से कोई भी हिंदू, बौद्ध, फारस, अरे उन्होंने ऐसे 5-6 कैटेगरीज बना दी, सिख, वो हिंदुस्तान में आ जाएं, वहाँ के लोग एक्सप्लॉइट करें उन्हें, तो हम उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है अनुषा? यस सर। और उसका ऐसे समझो, किसी भी जितनी भी पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रियां हैं, उन सब का डाटा कि वो कौन कौन सिटीजन, अरे अमेरिका में कोई बंदा जाए और वहाँ परमानेंट रहे तो उसको कौन सा कार्ड इशू होता है, जल्दी बताओ। अरे किसी को तो पता होगा। अरे अमेरिका में जो लोग रहते हैं सिटीजन, उनको विशेष प्रकार का कार्ड मिलता है, किसी को भी नहीं पता? चैतन्य, यश? ग्रीन कार्ड। हाँ ग्रीन कार्ड, इतनी देर लगा रहे हो। अच्छा प्रियांशु बोल रहा है ग्रीन कार्ड। तो ऐसा ही हमारी सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान को डेवलप्ड करने की तैयारी चल रही है कि हर हिंदुस्तानी सिटीजनशिप के पास एक विशेष प्रकार का कार्ड हो, ताकि कोई भी बाहर से इलीगली माइग्रेंट करे तो हम उसको यहाँ से बाहर निकाल सके, और जो मर्जी ना आ जाए, और आए तो वीज़ा लेके आए, परमिशन लेके आए, इतने दिन के लिए आया, उतने दिन रहे, और बाद फिर उसके बाद वापसी। समझ में आ रहा है अनुषा, चैतन्य? डेवलप्ड कंट्रियों में जो रूल्स हैं, वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जरूरत से ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। और हर बार पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बहुत सारे बाहर से आ जाते हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आता है, रहने लग जाता है, कमाने खाने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को स्पेशल राइट देने के लिए ये नया अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में। और इसमें यह भी लिखा गया कि बाहर से आने वाला कोई भी इस धर्म का आदमी रहना चाहे, सिटीजनशिप लेना चाहे, मिल जाएगी।
और कश्मीर की बात कर रहे हो तो वो भी 2019 में एक्ट पास हुआ था, वो है आर्टिकल 370। यश कौन सा आर्टिकल है? यश बोलता ही नहीं है। यश Article 370. आर्टिकल 370। अभी हम टॉपिक पे चलेंगे। अरे लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए थे, आज ये चैप्टर खत्म करना है। सुरेंद्र साउंड आ रही है बच्चे? हाँ भैया। सुरेंद्र आर्टिकल 370 क्या है, सुना है कभी? सुरेंद्र आर्टिकल 370 क्या है बच्चे? नहीं पता भैया। पूरी क्लास कोई बताना चाहे आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएंडके? कोई भी नहीं बोलता। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया संविधान में कि वहाँ डुअल सिटीजनशिप होगा, वहाँ पर कोई हिंदुस्तान का आदमी जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ का अलग संविधान होगा, वहाँ का अलग जजमेंट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो आर्टिकल 370 का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। बाकी सारी स्टेट्स की तरह जम्मू एंड कश्मीर को भी बना दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवाद की समस्या है, मिलिटेंट्स का खेल है पड़ोसी मुल्कों के द्वारा। उसको ख़त्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस स्टेट से कैंसिल करके 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया, आधा हिस्सा लद्दाख और बचा हुआ हिस्सा जेएंडके। यूटी बोले तो डायरेक्टली कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट। चैतन्य बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ पर यस सर। इलीगली पैसे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलती है, लोगों में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ तक पहुँची नहीं है जब तक आर्टिकल 370 था। तो वहाँ पॉलिसी पहुँच जाए, वहाँ फंडिंग जाए, सरकार की डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, एजुकेशन। हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में चलती थी, बस जेएंडके में ही नहीं जाती थी। हिंदुस्तान की फंडिंग, सब्सिडी, जो भी सिस्टम था वह जाता ही नहीं था। आर्टिकल 370 खत्म करते ही वहाँ जा रहा है। और उन्होंने मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया यूटी बनाकर। और ये टेम्परेरी खेल है, जिस दिन वहाँ प्रॉपर सारा सिस्टम मेंटेन हो जाएगा वापस स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। ऐसा 2019 में यूटी बनाते हुए क्लॉज लिख दी गई है। जितेश समझ में आता है? हाँ भैया। तो ये सब बातें मालूम होनी चाहिए, आपके देश की बातें हैं, बढ़िया बातें हैं। और आप कल को जिस प्रोफेशन में जा रहे हो लोग आपसे डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं कह रहा था आज चैप्टर खत्म करेंगे, कल की क्लास से मार्केट का नया चैप्टर हमारा चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। अनुषा आपका नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? नॉर्मली सबने याद कर रखा है प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। स्टार्ट अनुषा। 11 Sir, C part. C part. सी पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ। बढ़िया बात जी, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है अनुषा से, ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, आपको बताना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? Sir, input independent है और output dependent है. बढ़िया बढ़िया, आगे चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन चैतन्य को बताना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। पहले चैतन्य समझ लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज नथिंग बट द सेकंड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद आ रहा है चैतन्य? सेकंड फेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर चैतन्य, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सर ये इन शॉर्ट रन बट नॉट, बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड फेज है लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन का, सिर्फ शॉर्ट पीरियड की घटना है, बिल्कुल ठीक है। और सबको याद है शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ओनली, अरे क्या था याद करो, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर्स आर Fixed. फिक्स्ड। पहले फेज का नाम याद है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तीसरा Negative returns to a factor. आर्यन सेकंड फेज का टीपी और एमपी कैसा होता है समझाएं आर्यन। टीपी मैक्सिमम होता है और ओ भाई, एमपी 0 होता है। अरे गड़बड़ क्यों कर रहे हो? सेकंड फेज एक पॉइंट नहीं है। सेकंड फेज टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग बट पॉजिटिव। सेकंड फेज एंड एट ए पॉइंट वेयर टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज 0। आर्यन बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। भैया ये गड़बड़ ना करा करो, चैप्टर खत्म हो गया है, सही ढंग से याद करो और आंसर्स को टिक कर पाओ। आर्यन आपको बताना है 13 क्वेश्चन। डिमिनिशिंग रिटर्न्स,
अरे सेकंड फेज की बात हो रही है। पूरी दुनिया में सारे प्रोड्यूसर शॉर्ट पीरियड में अपने आप को इसी फेज में रखते हैं। अकर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स। आर्यन, भैया बी पार्ट। बिल्कुल बढ़िया। As soon as the variable factor increase against the fixed factor, सिर्फ सेकंड फेज, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बस पॉजिटिव, सिर्फ सेकंड फेज। यहीं पर प्रोड्यूसर अपने आप को रखता है। बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, कहीं लगे कैलकुलेशन का काम कॉपी पे करके बताना। सब ने प्रैक्टिकल मेरे पास बचपन में भी करे थे, फार्मूले सबको मालूम है। अरे टोटल आउटपुट बोले तो टीपी की बात हो रही है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। अरे अनुषा मालूम है मार्जिनल प्रोडक्ट से टीपी कैसे निकालते हैं? जैसे फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालते हैं। Yes sir. Yes sir. तो एक बार ये टेबल ही पूरी कर लेते हैं। तो ये 100, ये यहाँ वाला बताना, यहाँ डाटा क्या लिखूं? 100 में 80 जोड़ो कितना आएगा? 180. 180। अब 180 और 240 का डिफरेंस एमपी में बताओ कितना आएगा? टेबल पूरी 60. 60। टेबल पूरी कर दी, लेकिन ये बात वो पेपर में एपी भी पूछ सकता है। सबको एपी का फार्मूला मालूम है, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ इनपुट। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन, जितेश आपको बोलना है बच्चे, 14 क्वेश्चन। 180। तो सबको भैया 2 आवर्स 180, बिल्कुल ठीक है जी। सामने ही लिखा हुआ है, टेबल निकाल लिया आपने। एक बार अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है थर्ड पर, सामने से देख के बता दो। जितेश आपको ही बताना है थर्ड पर 60। जितेश आपको ही बताना है 16 क्वेश्चन। एवरेज प्रोडक्ट बताना है 3 आवर्स ऑफ लेबर। अरे एपी बता दो 3 आवर्स, टीपी डिवाइडेड बाय 3 करके बताओ जल्दी से कितना आया? 80। अनुषा बात समझ में आ गई? 80। अनुषा, Yes sir. अगला क्वेश्चन है अनुषा आपका नंबर है। कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Variable cost. सबको मालूम है एसी एमसी दोनों के दोनों। अरे जल्दी बताओ पहले एसी और वीसी बताओ, यू शेप होते हैं। फिक्स कॉस्ट बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। एमसी प्रोडक्शन के बढ़ने पर लगातार बढ़ता जाता है। अरे सबको क्लियर है? एमसी करेक्ट आंसर। Variable cost. नहीं, हाँ वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है जी। वेरिएबल, अरे मुझे लगा एवीसी लिखा है, बिल्कुल ठीक है वेरिएबल कॉस्ट। अरे वेरिएबल कॉस्ट की शेप बता दो अनुषा, वेरिएबल कॉस्ट की शेप। Sir, U shape. ए बच्चे, Sorry sir, reverse S shape. अरे वेरिएबल कॉस्ट होता है रिवर्स एस शेप, अपवर्ड स्लोपिंग है ना प्रोडक्शन के बढ़ने पर। सबने याद करा है वो, ये वेरिएबल कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स which can be changed with the change in the level of output. As soon as the output increases, variable cost also increases based on reverse S shape. At zero level of output, variable cost not exist or equal to zero. मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा था, यू शेप होती है। फिक्स कॉस्ट पैरेलल होता है और एसी भी यू शेप होता है। तो यहाँ 18 क्वेश्चन। जितेश आपका नंबर है बच्चे, 18 क्वेश्चन। एबीसी कर्व। यू शेप, हाँ बोलो क्या कह रहे थे? एबीसी कर्व, सी ऑप्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप नहीं होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यू शेप होता है। हे भगवान, ये गड़बड़ क्यों हो रही है भैया? अरे एसी कैसा होता है? यू शेप। याद करा है? मार्जिनल कॉस्ट यू शेप, एवीसी यू शेप होता तो है, तीनों के तीनों यू शेप होते हैं। एएफसी। वो कह रहा है कौन सा यू शेप नहीं होता? एएफसी। एएफसी कैसा होता है जितेश? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए भाई भैया ये गड़बड़ क्यों हो रही है? चैप्टर साहब, अरे एएफसी एफसी तो ना पूछ रहा हूँ जितेश। हाँ। अरे तुम क्यों भूल गए भैया? मैंने डिटेल में कराया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ऑलवेज। अरे क्या बताया था आखिरी बात? नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो भैया ये आंसर गड़बड़ कैसे भैया? सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, हाँ भैया। अगले क्वेश्चन का आंसर सुरेंद्र देगा। 19 क्वेश्चन सुरेंद्र। Cost of raw material, variable cost. The cost in the short run is classified into fixed cost and variable cost. Which one of the following is a variable cost? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अनुषा आपका नंबर आ गया 20th। Remains constant.
वो कह रहा है इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। ये क्या भैया, मुझे लगता है तुम ना अनुषा, कांस्टेंट एएफसी कभी कांस्टेंट होता है? एज सुन एज द आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी घट रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी तो चर्चा करी है, जितेश ने गलत बताया था। अरे अनुषा, सर मैंने गलत मार्क कर रखा था, मैंने वही आंसर बता दिया। अरे सामने क्वेश्चन तो पढ़ो ना। एएफसी की बात कर रहा है, सबने याद करा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्शन के बढ़ने पर घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, जिसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, आप कांस्टेंट की बात कर रहे हो। कल को नंबर कट गए, अरे नेगेटिव मार्किंग अलग चलती है, तो कोई पूछने नहीं आया था क्यों गलती हो गई, कैसे हो गई। नुकसान का मतलब नुकसान का मतलब मैं फेल बोल रहा हूँ। अनुषा समझ में आ रहा है बात को? यस सर। थोड़ा ध्यान से बोलो बच्चों। चैतन्य आपका नंबर है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21। गलती होनी नहीं चाहिए कोई भी। 21 तक वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्लानिंग कर्व। बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग कर्व का दूसरा नाम तुमने याद करा है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। चैतन्य मुझे बताना है प्लानिंग कर्व के अलावा इसे और क्या क्या बोलते हैं? envelope curve, decision making curve. बढ़िया, याद रखना है डिसीजन मेकिंग कर्व, प्लानिंग कर्व। और इसमें सारे छोटे कटोरे यानी एसएसी क्या होते हैं? टेंजेंशियल, याद रखना, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट ओवर एंड अबव। 22 क्वेश्चन पर आ गए बच्चों। मैं कंडेलवाल, 22 क्वेश्चन बच्चे। Sir, D. Firm moves from one point on the isoquant curve to another point. क्या घटना नहीं घटेगी? भैया इस वैसे आंसर ठीक है, बट कहीं रट्टे ना मार लो। एक बार यही बच्चा महक बताएगा आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग जल्दी से। Sir, the various combination of two factors of production which reflect the same level of output. कुल मिला के इस आइसोक्वेंट कर्व पर आप पॉइंट कहीं भी मूव कर जाओ, वो कह रहा है आउटपुट किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, क्योंकि आइसोक्वेंट कर्व रिमेनिंग द सेम। अरे सुरेंद्र, बात समझ में आ गई? हाँ भैया। तो बिल्कुल ठीक है आंसर। डमरू, अगले पर चल रहे हैं। सुरेंद्र का नंबर है 23rd क्वेश्चन। बेस्ट ऑप्शन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। सुरेंद्र ट्राई कर पाओगे? ए वेरिएबल कॉस्ट। समझा दो कैसे। हाँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एक ही रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते रहते हैं, तो टोटल बिल्कुल कॉस्ट में बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। अरे सबने कई तरह से लैंग्वेज याद करी है। एक लैंग्वेज क्या है? एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट वीसी। दूसरी बात आपने इसी बात को याद करा है, एग्रीगेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू वीसी। तो एमसी और वीसी एसोसिएटेड है, फिक्स कॉस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अनुषा 24th क्वेश्चन पर आ गए। 4 लाइनें लिखी हैं, एक सही है 3 गलत। ढूंढो सही कौन सी। सर सी पार्ट। When average cost is rising, marginal cost is above the average cost. बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होता है। इस बात के लिए एक बार एसीएमसी का रिलेशन, अनुषा जल्दी से बोलना है। डायग्राम मैंने बना दिया एसीएमसी का, तीनों पॉइंट। अनुषा रिलेशन बोलो एसीएमसी का। सर व्हेन AC is more than। हे भगवान, अरे एसी और एमसी का रिलेशन मांग रहा हूं बच्चों, याद कराया है। अनुषा तबियत सब ठीक है ना? यस सर ठीक है। तो भैया ये मामला गड़बड़ कहाँ, क्या ये अभी इतने दिन से हम लोगों ने टॉपिक सारा रिवाइज करा है। अरे सामने डायग्राम में पढ़ने की बात है। When marginal cost is less than average cost falls. When marginal cost is equal to average cost is minimum or constant. When marginal cost is greater than average cost rises. जोर से बोलो।
when MC is less than AC, AC falls when AC. Sir, आज मैं आंसर नहीं. ये गड़बड़ क्या हो रही है भैया आज? चैतन्य बोलना जरा, MC AC का रिलेशन. When MC is less than AC, AC falls. When MC is equals to AC, AC is constant or minimum. When MC is greater than AC, AC rises. अनुषा, मैंने ऐसे सुना है कि एक बारी स्कूटर चलाना आ जाए तो बस आ गया तो आ गया, बार बार रिवीजन की काम नहीं पड़ता. तो एक बार चैप्टर आ गया का मतलब आ गया. ये गड़बड़ झाला क्या हो रहा है? सब ठीक है ना अनुषा? Yes, sir. तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? भैया अगले क्वेश्चन का आंसर प्रियांशु जैन 25. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल. अरे सबको याद है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोस फैक्टर्स व्हिच अरेंज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स. दे आर ऑलवेज प्रीडिटरमाइंड. फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड. जल्दी से ढूंढो यहाँ आंसर. मोस्ट सुटेबल एग्जांपल 25. एक्चुअली में पे किया जाता है, अकाउंट्स में लिखा जाता है, एक और नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट. जल्दी से बताओ कौन सा एग्जांपल सही है एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए? कनन, जितेश. First B part. पेमेंट ऑफ वेजेस बाय ए फर्म. तो फर्म एक्चुअली में जो पैसा दे रही है अकाउंटिंग कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. बिल्कुल ठीक है. बाकी सारे एग्जांपल इम्प्लिसिट कॉस्ट के. जितेश 26 क्वेश्चन. A part. ए पार्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले तो रिवार्ड ऑफ दोस फैक्टर्स व्हिच आर सेल्फ इंप्यूटेड. ये मीनिंग चलेगा तभी आपका आंसर निकलेगा. तो सेल्फ इंप्यूटेड है, नॉट प्री डिटरमाइंड. बिल्कुल ठीक कह रहा है. इंटरेस्ट मालिक ने अपने घर से लगाया है पैसा बिजनेस के. अरे आपकी दुकान लाइन सुन लेना, जब भी आपकी दुकान में प्रॉफिट होता है तो उसका एक हिस्सा दुकान में दोबारा लगा देते हो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. तो उसके बदले में आप ब्याज मांग रहे हो अपने आप से. तो ये क्या है? रिवार्ड ऑफ सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. मेरा फार्मूला पूछना चाह रहा हूँ जितेश से. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? फार्मूला मैंने याद कराया था बचपन में. Accounting cost plus non-accounting cost. नहीं, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट. हाँ, ये ध्यान से बोला करो. अरे मैंने इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला है. बिल्कुल ठीक बोला है बच्चे ने जवाब. टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट. और मैं दोबारा इसी बच्चे से पूछना चाहूंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट. बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला है. बच्चों नीचे सामने एक चार्ट चल रहा है, टेबल बनी हुई है, उसके ऊपर बेस्ड आपने कॉस्ट की कैलकुलेशन करके आंसर बोलना है. अनुषा से 27 क्वेश्चन. कैलकुलेशन कर लेना. एवरेज फिक्स कॉस्ट फार्मूला याद है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट. अरे एएफसी का फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट. आउटपुट 2 है, फिक्स कॉस्ट बता दो 205. कितना बोल रहा है बच्चा? 205. 205. मेरा 120 होना चाहिए ना. हाँ. अरे ये आज अनुषा अपनी मम्मी से बात कराओ जरा. ये मामला गड़बड़ क्या है आज? इसे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कुछ भी. अरे 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट सबने याद करा है. अनुषा 0 यूनिट पर टीसी किसके बराबर होता है? एफसी के वीसी के? अनुषा सर VC के. वीसी के. अरे ये बच्चा आज सही में. सर TC, सॉरी. अरे टीसी तो पूछ रहा हूँ, टीसी टीसी के बराबर होगा. अरे कहाँ है ये बच्चा आज? ये डायग्राम बनाया है. 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर ये टीसी एफसी के बराबर होता है क्योंकि वीसी 0 होता है. अनुषा अरे बार बार बोल रहा हूँ, सब ठीक ठाक है. Yes, सर ठीक है. तो 0 लेवल पर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर है. फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी चल रही है? 240. और 240 को 2 से डिवाइड करो 120. ये क्या मजाक कर रहे हो? 205. मैं कह रहा हूं नाम के आगे सीए लगा दिया, आप कह रहे हो रहने दो. अनुषा भैया 12th में आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते थे. आजकल लगता है सब खत्म हो गया है. अनुषा अरे कहाँ है ये? Yes, सर. भैया ये काम क्यों खराब हो रहा है? सर मैंने आज सुबह भी रिवीजन करी है इसकी, तब भी ऐसा हो रहा है. तब भी ऐसा हो रहा है का मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे.
गड़बड़ होने का मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी, प्रैक्टिस की कमी, कॉन्फिडेंस अभी तो कम है। अरे मैं खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? 120 कैसे आया? Yes, sir. सुरेंद्र, बात समझ में आ रही है? 120। हाँ भैया। आगे चलते हैं। सुरेंद्र, मुझे 28 क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। 80। देखो कितनी आसान सी बात है, इसमें इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। 5 से 6 एक एडिशनल यूनिट को बनाने में कितना एडिशनल पे करा, सबने मीनिंग याद करा है, फार्मूला याद करा है, और सामने क्वेश्चन आ रहा है और आप गलत जवाब देके नेगेटिव मार्किंग, जो सीखा है, जितने नंबर आए उसको भी कम करने का काम कर रहे हो। हम कह रहे हैं रैंक लेके आओ, आप कह रहे हो कि वो यहाँ नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे। सुरेंद्र, आपको 29 भी बोलना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, 80 आया ये। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, भैया डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पहले समझ लो क्या होता है। जब टीपी इंक्रीजिंग एट, सुरेंद्र, टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, या अरे या नंबर, दूसरी बात मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? फॉलिंग। जल्दी से बताओ, सुरेंद्र का बताना है। 2 and 3। भैया ये बात समझ नहीं पा रहे हो। अरे 2 and 3, अच्छा 2 and 3 का देखो। अरे आप मुझे बताओ 1 से, एक मिनट, ये शोर आ रहा है बच्चे। सुरेंद्र साउंड म्यूट करो। सुरेंद्र के स्पीकर में कुछ दिक्कत थी, तो कौन जिसका, जितेश आप एक बारी मुझे सामने से बताओ 0 और 1 का टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। अरे मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बताओ। 90, 90, सारे बच्चे देख रहे हैं। 330 और 410 का डिफरेंस, बोलते जाओ। 80, 80, 410 से 480, 70, 70, इससे अगला बोलो। 60, 60, अगला बोलो। 50, वो 70, 70, अब अगला बोलो। 80, 80। अब आप सबको मालूम है प्रोडक्शन का, अरे मार्जिनल की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट का घटना, मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना, ये दोनों एक ही बात है। सुरेंद्र को ये बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन का घटना, कॉस्ट का बढ़ना। हाँ भैया। तो अब इससे आंसर निकलेगा, प्रोडक्शन का घटना, मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना एक ही बात है। और जब प्रोडक्शन घट रहा होता है तो वो क्या होता है? अरे एक बारी टॉपिक याद करो, सेकंड फेज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें वो बोला जा रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है। अरे एमपी घटता है का मतलब एमसी बढ़ता है। अब यहाँ पर देखो एमसी कहाँ बढ़ रहा है, अरे कहाँ बढ़ रहा है देख के बताओ जल्दी से। 5, 4 and 5। 4 and 5 है या 5 and 6 है? 60 से 70। 4 and 5 भी तो है। 4 and 5 भी है और 5 and 6 भी है, तो आंसर तो एक ही होगा ना। स्टार्ट टू अगर लिखा है तो स्टार्ट टू अगर तो 4 and 5 में हुआ है ना। हाँ 4 to 5। अरे क्लियर हो गया बच्चों? सुरेंद्र क्लियर हो गया? एमसी का हाँ, बढ़ना हाँ भैया। यानी एमपी का घटना यानी सेकंड फेज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। आगे चलेंगे। अनुषा को बात समझ में आ गई? Yes, sir. यहाँ कॉस्ट लिखी हुई है, पेपर वाला प्रोडक्ट लिखवा से टिक कराएगा, प्रोडक्ट लगाएगा तो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करना, यानी जब एमपी घट रहा होगा तब हम उसको टिक करेंगे। अनुषा क्लियर है? Yes, sir. जितेश का नंबर है 30th क्वेश्चन। जितेश, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। सी। मार्जिनल कॉस्ट का बेस्ट ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। हे भगवान, हे भगवान। अरे चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट को डेल्टा टीपी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में डेल्टा टीपी आता है, डेल्टा टीसी आता है। डेल्टा डीसी। तो भैया ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो तुम? जितेश, टेक्निकल बात है, फार्मूला डेल्टा टीसी होता है, यहाँ आउटपुट लिखा है, ऊपर टीसी लिखा है, बताओ कौन सा टिक करूं? जल्दी बोलो। टीसी। यस। अरे भैया ये बड़े ध्यान से करने वाला काम है, एक एक बच्चे को आता है, लेकिन तैयारी सिलेक्शन डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ आउटपुट, कौन सा ऑप्शन ठीक रहा? सुरेंद्र बताना जरा। ए वाला। ए वाला। ये गड़बड़ मत कर दो भैया। जितेश दोबारा बताएगा 31st। जितेश को क्लियर हो गया? 30th में फर्स्ट आंसर है।
हाँ भैया। फार्मूला याद है, पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, बट उससे नंबर जाएंगे ना, तो बहुत ध्यान से। 31 जितेश। when ATC intersect MC, नहीं नहीं, सी वाला। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में वो कह रहा है बेस्ट रिलेशन क्या है एमसी और एसी में। सी आप कह रहे हो, एमसी एसी को काटता है एसी के मिनिमम पॉइंट पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों ये कॉस्ट में जो बात है प्रोडक्ट में बिल्कुल उल्टी हो जाती है। प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, एमपी और एपी एक दूसरे को कहाँ काटता है, जहाँ पर क्या जहाँ एमपी मैक्स, जहाँ एपी मैक्सिमम हो। अरे याद आ रहा है जितेश? हाँ भैया। सुरेंद्र आपका नंबर आया 32 क्वेश्चन, बोले। ये डी वाला। बी वाले में लिखा है डी डी। हाँ डमरू वाला ठीक है, डमरू वाला बिल्कुल ठीक है। एएफसी बराबर है एटीसी माइनस एबीसी, क्योंकि आप सबने याद करा एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी। अनुषा 33 क्वेश्चन, देख के बोलना, सही बोलना। डी पार्ट। कौन सा है? डी। वो कहता है कौन सा कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इन्फ्लुएंस करता है, लेबर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है, टैक्सेस भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट। बिल्कुल ठीक है जी, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। अनुषा 34 क्वेश्चन। सी पार्ट। क्योंकि आपने याद करा है टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से, लॉन्ग पीरियड में टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? वेरिएबल। हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग पीरियड में टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर होते ही नहीं है। चैतन्य 35 क्वेश्चन। चैतन्य, आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट। चैतन्य बोलो। आर्यन डी पार्ट। कौन सा? डी। डी कह रहे हो? बी। बी। इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स? जितेश आंसर बोलो। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स। Short run cost curve at the minimum point on LAC curve represent, ये नहीं, डी। डी कह रहे हो? Output increases, the amount of capital employed in the firm increases along the curve. पूरी क्लास। अनुषा बोलो। बेसी। LAC के बारे में एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सी? बेसी होना चाहिए था। सी वाली का रीजन समझ में आ गया सबको? क्या समझाना है? कॉस्ट रन, शॉर्ट रन कॉस्ट एट द मिनिमम पॉइंट on the long run average cost curve represent the least cost plant size for all level of output। ये बात गलत है। अरे समझाऊं क्या एक बारी? जल्दी बोलना है जी। हाँ। सबको याद है LAC is always the aggregation of, बोलते चलो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये टेंजेंशियल है सारे पॉइंट। जितेश ध्यान से सुनना, मैंने सारे टेंजेंशियल बनाए हैं,
सारे एसएससी के ऊपर लेबल लगा सकते हो, एसएससी 1 2 3 4 5, एलएससी इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एसएससी। अब यहाँ पर जितने भी एसएससी हैं, अगर घटते हुए की बात करेंगे तो वो मिनिमम से पहले ही डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अनुषा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और बाद की बात करेंगे तो बढ़ते हुए टच हो रहे हैं, सिर्फ मिनिमम पर मिनिमम। अरे एलएसी का मिनिमम और एसएससी का मिनिमम सेम है, और जब मिनिमम होता है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ द प्लांट साइज। प्लांट की ऑप्टिमम कैपेसिटी सिर्फ एक पॉइंट पर है, सिर्फ इस पॉइंट पर है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, प्लांट की कैपेसिटी का पूरा उपयोग। ये बात समझ में आती है अनुषा को? Yes, sir. सिर्फ एक जगह जहां पर मैंने निशान लगाया है, अगर फैक्ट्री इतना प्रोडक्शन करे तो प्लांट की ऑप्टिमल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इससे पहले की बात करें तो प्लांट अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है, और इसके बाद की बात करें तो ओवरबर्डन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन घट रहा है। ये समझ में आ रहा है? कहीं पर भी इस एक पॉइंट को छोड़ के बाकी कहीं पर भी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन नहीं है। ये क्लियर हो रहा है अनुषा? Yes, sir. जिसकी वजह से मैं इसको रॉन्ग कह रहा हूं। यहां पर वो कह रहा है सारे लेवल ऑफ आउटपुट जितने भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सारे के सारे ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी है। बिल्कुल गलत है, ऑप्टिमल नहीं है। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं हो रहा। शुरू में आप मिनिमम से पहले रुक रहे हो, शुरू में का मतलब है मिड पॉइंट। अरे इस पॉइंट पर आने से पहले मिनिमम से पहले रुक रहे हो, इसके बाद मिनिमम के बाद जाके रुक रहे हो। सुरेंद्र को बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। जिसकी वजह से सी रॉन्ग स्टेटमेंट। जितेश 37 क्वेश्चन। बोलो बच्चे। जितेश, यश खंडेलवाल आप बोल दो। 37। Diseconomies of scale. वो कह रहे हैं नेगेटिवली स्लोप पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे पहले बात समझ लो ध्यान से। नेगेटिवली ये डाउनवर्ड स्लोप, ये नेगेटिव है, फिर मिनिमम हो जाता है और फिर बढ़ रहा है। ये मैंने एलएसी बना दिया। एलएसी में वो किसकी बात कर रहा है? मैं एक बार कलर, पहले क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ये नेगेटिवली स्लोप, जितेश नजर आ रहा है? ये नेगेटिवली स्लोप है। हाँ, तो ये नेगेटिवली स्लोप का मतलब है फर्स्ट फेज की बात हो रही है, फर्स्ट फेज की बात हो रही है। इसके बाद वाला जो है आखिरी वाला वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो नेगेटिवली स्लोप, जितेश क्लियर हो रहा है? यश क्लियर हो रहा है? इसकी बात हो रही है? हाँ भैया। तो जल्दी से बताओ इसमें ये सही स्टेटमेंट कौन सी है? डिस इकोनॉमीज तो आखिरी में होता है तो यहाँ लगेगा ही नहीं। तो पहले वाले का कारण बता दो। D. D. बॉम्बे बोला है क्या? D. D. डी, हाँ डी ठीक है। अरे अब यार तुमने तो इकोनॉमीज याद करा है, इकोनॉमीज अब एग्जैक्ट लिखा नहीं है ना। अब इकोनॉमीज दो प्रकार की होती है, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। अब वो बेनिफिट्स में वो एग्जांपल ले रहा है स्पेशलाइजेशन का। जितने बड़े लेवल पर काम होगा, प्रोडक्शन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, सब बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसके चलते आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और एलएसी घटेगी, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप। यश बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर। यश 38। पॉजिटिवली स्लोप। अरे पॉजिटिवली वाला आखिरी हिस्से की बात कर रहा है वो ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने। ये बढ़िया। देखो कॉस्ट का बढ़ना यानी प्रोडक्शन का घटना किस वजह से हो रहा है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लॉसेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। सुरेंद्र 39 क्वेश्चन पर आ गए। प्रैक्टिकल है। कैलकुलेट। हाँ सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 20. भैया 420। एवरेज कॉस्ट, अरे कहीं लिख के कर लेना। एसी 300 बोल रहा है 5 यूनिट पर, 5 यूनिट पर। अब वो कहता है 320 6 पर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालोगे बच्चों? अरे पहले टीसी करके निकाल लो, या तो 1500 और ये कितना आ रहा है? 1920 आ रहा है बच्चों।
हाँ भैया। डिफरेंस कितना आ गया? 420। अनुषा निकाल पा रहे हो 420? Yes, sir. तो अनुषा को बोलना है 40th 40, बिल्कुल ऐसे ही। सेवन यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट 150, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में लिखी हुई है 350। जल्दी जल्दी, एवरेज कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करो, टीसी आएगा। बताया नहीं बच्चे? 100. क्या मांग रहा है वो? पहले तो ये बता दो अनुषा, ये 100 बोल कैसे रहे हो, निकाल क्या रहे हो आप? अनुषा, अरे निकालना क्या है? अरे कहाँ है अनुषा? अरे 100 निकाला क्या है ये तो बता दो। आर्यन, सुरेंद्र से पूछ रहा हूँ निकालना क्या है, पहले ये बता दो, ये पता होना चाहिए ना। कि एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? हाँ, पहले तो ये समझ लो एबीसी निकालना है। कुछ बच्चे ऐसे ही कहीं रट्टा मार लिया आंसर, बस बोले जा रहे हैं बिना पता करे। अरे पेपर में थोड़ी ना रट्टा मारोगे आप, वहां रट्टा हुआ क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। अभी मैंने पहले आपको टीसी निकाल के दिखाया है, टीसी निकाल के दिखाया है कैसे करा, आउटपुट को एसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टीसी में से एफसी को माइनस करा तो क्या आ जाएगा? वीसी। अरे वीसी कितना आया? 700। क्वेश्चन में एवीसी मांग रहा है, तभी तो एवीसी निकालोगे। तो एवीसी कैसे निकालोगे? 700 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट को 7 से डिवाइड करके बता दो एवीसी कितना आया। कितना आया बच्चों? अनुषा बोलता ही नहीं बच्चा। आर्यन कितना आया एवीसी? 100। 100। ये बात समझ में आ गई ना बच्चे, कैसे निकाला है? हाँ भैया। हाँ आर्यन आप बताना अगला 41। बिल्कुल ऐसे ही करके, आउटपुट 5, वेरिएबल कॉस्ट 1000, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 400, टोटल कर दो टीसी आ जाएगा 1400। एवरेज कॉस्ट बतानी है। अरे जल्दी से 1400 को 5 से डिवाइड करो और बताओ। आर्यन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एवरेज कॉस्ट बताओ। आर्यन, बढ़िया, थोड़ा जल्दी जल्दी का काम होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपकी। 280। अगला क्वेश्चन जितेश, एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20, 6 यूनिट पर, आउटपुट 6 है, एएफसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 120। 120 आ गई फिक्स कॉस्ट। वो कह रहा है व्हाट विल इट बी 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। अरे 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर एएफसी कितना होगा? 4 से डिवाइड करके बता दो जल्दी से। 30। यस, बढ़िया। अरे फिक्स कॉस्ट तो कभी भी नहीं बदलती, वो तो 120 रहेगी। 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर एएफसी कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाय 4। अरे क्लियर हो गया सुरेंद्र? 30 आ गया। हाँ भैया। 43 में 4 स्टेटमेंट में 3 गलत है, 1 सही है। जितेश, सही स्टेटमेंट चाहिए। When man creates a table, he creates matter. D. ए भाई, यहाँ बी में लिखा है मैन कैन क्रिएट मैटर। D. अच्छा D. डब्लू, ए मैन क्रिएट ए टेबल, ही क्रिएट मैटर। अरे भगवान, यहाँ लिखा है ही क्रिएट मैटर। अरे मैटर बोले तो पदार्थ, ऐसा कहा जाता है पदार्थ के बारे में। नैनम छिंद, अरे सुरेंद्र कभी सुना है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती? नहीं भैया। क्या बात कर रहे हो? अरे गीता नहीं पढ़ी कभी आपने? नहीं। अरे साइंस का नियम पढ़ा होगा। चलो, इस दुनिया में मैटर कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ना उसे क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय। फॉर्म चेंज होती है। अरे फॉर्म चेंज होती है, कभी लिक्विड बन जाता है, कभी गैस बन जाती है, कभी सॉलिड हो जाता है, कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग होके गैसेस बन जाते हैं, कभी पानी बन जाता। बात समझ में आ रही है सुरेंद्र?
हाँ भैया, हाँ भैया। इस दुनिया में पदार्थ को कोई भी कम से कम इंसान जनरेट नहीं कर सकता। और इसको लेकर अलग अलग ग्रंथों में, अभी मैं एक डायलॉग सुना रहा था गीता का, तो भैया पदार्थ तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय यू, ये तो बात ही गलत है। डी में भी लिखा है और बी में भी लिखा है। आंसर बोलो जल्दी से जितेश। A. नेचुरल सी बात है, ये आंसर है। इतनी गड़बड़ ना करा करो भैया। टेबल बनाने वाली बात ठीक थी, लेकिन ये मैटर, ही क्रिएट मैटर। अरे इंसान पदार्थ कहाँ से बना देगा? इंसान तो शेप चेंज कर देता है किसी भी चीज की। और शेप चेंज करना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब मैटर क्रिएट नहीं होता। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी वन ऑफ यू। तो आंसर ए है बच्चों, सर्विस ऑफ डॉक्टर आर कंसीडर्ड एज ए प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे गीता छोटी छोटी क्लासेस में श्लोक याद कराए जाते हैं। अनुषा नहीं सुना? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुते। अनुषा नहीं सर, इंग्लिश में सुना है। तो आगे चलते हैं जी। लॉ ऑफ एनर्जी इंग्लिश में तो पढ़े होंगे, या वो भी नहीं पढ़े? 3 लॉ। कैन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अनुषा कह रही है वो भी याद नहीं है। 44 अनुषा आंसर चाहिए। डी पार्ट। वो कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। बचपन में याद करा था, एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। भाषा याद कराई थी। नंबर 1 रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर, नंबर 2 रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 3 रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। तो सब कुछ लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। इनिशिएट द बिजनेस एंटरप्राइजेस बोले तो रिस्क टेकिंग पावर। बी में भी वही बात लिखी है, रिस्क टेकिंग पावर। इनोवेशन का रिवार्ड है, अनसर्टेनिटी का भी रिवार्ड होता है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसकी वजह से किसको आता है? एंटरप्रेन्योर को। सुरेंद्र क्लियर हो रहा है ऑल द अबव? हाँ भैया। सुरेंद्र 45 क्वेश्चन, बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड? शॉर्ट पीरियड का डिस्क्रिप्शन। As long as at least one input is fixed. बिल्कुल बढ़िया, कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है भैया। समय की लिमिटेशन, क्लास को यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन अनुषा ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन।